किया था पहला, वो नेटवर्क के कारण आपके पास सेंड नहीं हो पाया था, इस कारण से हम उसको फिर से रीसेट करेंगे आज। सबसे पहला आता है, ये इतिहास के अंतर्गत आता है, सामाजिक विज्ञान में इतिहास के अंतर्गत सबसे पहला आता है राष्ट्रवादी क्या होता है। यूरोपीय जो देश थे वो लगातार राष्ट्रतंत्र का शिकार होते चले जा रहे थे, शोषण का शिकार होते चले जा रहे थे। इस कारण यूरोपीय जनता में, यूरोपीय लोगों में राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत हुई। यही राष्ट्र प्रेम की भावना को ही हम क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद। अब आता है लुईस सोलमा। देखिए, जब लोगों के अंदर देश प्रेम की या देशभक्ति की भावना जागृत होती है तो वह अपने देश को नष्ट होने से या आर्थिक जो समस्या है उनसे सुलझाता है। तो उस समय बात है 1789 की। 1789 में फ्रांस में क्रांति हुई थी, जिसके तहत उस समय लुईस सोलमा शासक था। थोड़ा हम लुईस सोलमा के बारे में भी बता देते हैं आपको। लुईस सोलमा सबसे कम उम्र का शासक था। लगभग उसने 20 वर्ष की आयु में ही फ्रांस की राजगद्दी को संभाला था, 20 वर्ष की आयु में। इसका जब विवाह हुआ था लुईस सोलमा का मैरी एंटोइनेट के साथ। मैरी एंटोइनेट के साथ इसका विवाह हुआ। जब विवाह हुआ तो विवाह होने के पश्चात इसने अपना सत्ता के प्रति रुख मोड़ लिया और इसका मात्र एक मकसद रह गया था कि हम ऐश्वर्यपूर्ण जीवन ही व्यतीत करें, और इसने ऐसा ही किया। सत्ता की तरफ से जब इसका ध्यान खिंचा तो जो इसके प्रशासनिक अधिकारी थे, इनके प्रशासनिक अधिकारी में भ्रष्ट होते चले गए, लोगों का शोषण करने लगे। लोग भी परेशान थे। शोषण कितना होता है? गरीबों का, जो निम्न वर्ग के लोग थे उनका शोषण होता था। इस कारण से लोगों में आंदोलन की भावना जागृत होने लगी। जब लोगों में वो आंदोलन की भावना जागृत होने लगी तो फ्रांस का जो जनसाधारण वर्ग था उसने लुईस सोलमा के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। अर्थात कह सकते हैं कि सम्राट को हटाना ही उनका एक उद्देश्य रह गया था। एक चीज और हम आपको बता देते हैं, ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कि लुईस सोलमा बूर्बो वंश का शासक था। बूर्बो वंश कभी कभार ऑब्जेक्टिव में आएगा, बूर्बो वंश का ही शासक माना जाता था। तो जब शोषण ज्यादा बढ़ गया, इस कारण से फ्रांस का जो समाज था वो दो वर्गों में बट गया। एक तो उच्च वर्ग और निम्न वर्ग, क्योंकि निम्न वर्ग का ही शोषण होता था। उच्च वर्ग में कौन आते थे? उच्च वर्ग में आते थे सेना के अधिकारी, जो प्रशासनिक अधिकारी होते थे, राजा के या सम्राट के रिश्तेदार, सगे संबंधी। इसके साथ ही और जो अमीर लोग थे वो उच्च वर्ग में आते थे, और निम्न वर्ग में आते थे किसान, कारीगर, गरीब, मजदूर, ये सभी निम्न वर्ग में आते थे। निम्न वर्ग का भी शोषण। अब शोषण किस प्रकार से ये भी देखेंगे। उच्च वर्ग ही निम्न वर्ग का शोषण करता था, क्योंकि राजा का ध्यान था नहीं। राजा का ध्यान मात्र अपने ऐश्वर्यपूर्ण जीवन और भोग विलासता में ही गुजर रहा था। जो पूरी शासन व्यवस्था थी मात्र फ्रांस के प्रशासनिक अधिकारी ही देख रहे थे। उच्च वर्ग तो सही था, कोई दिक्कत नहीं थी। सबसे बड़ी समस्या थी निम्न वर्ग की, क्योंकि उस समय जैसे अपने यहाँ पर मंदिर हैं उसी प्रकार से चर्च, मतलब क्रिश्चियन लोगों के चर्च हुआ करते थे। तो क्या होता था, जो पादरी होते थे चर्च के, ये पादरी निम्न वर्ग से टैक्स वसूलते थे। ये टैक्स कैसा होता था? ये
किसान की उपज का 10% माना जाता था कि किसान की उपज का 10% लगेगा। अर्थात किसान के पास अगर 1 लाख की फसल हुई तो 10% उसे पादरी को देना पड़ता था। अर्थात 1 लाख में 10,000 रुपए पादरी को देने होते थे। ये कर का नाम था टाइन। इस कर का नाम था टाइन, जो कि 10% होता था उपज। किसे देते थे? पोप या पादरी। अर्थात चर्च में जाता था। इस कारण से पोप भी बहुत अमीर हो चुके थे। उनका भी वही राजा जैसा हाल था जैसा सम्राट का था कि भोग विलासता और ऐश्वर्यपूर्ण जीवन पादरियों का भी मतलब गुजर रहा था। लेकिन जैसे ही लगातार टैक्स का बोझ जनता पर बढ़ जाता, साधारण जनता अर्थात निम्न वर्ग बहुत परेशान होता। मतलब यह था कि लुई सोलना जब शासन को मतलब जो शासन का खजाना होता था, उसका खजाना होता था ज्यादा खर्च के कारण खाली हो जाता था, तो सम्राट के द्वारा भी निम्न वर्ग से ही कर लिया जाता था, उच्च वर्ग से कोई कर नहीं लिया जाता था। इसी प्रकार से पादरियों के द्वारा भी, जो पादरी होते थे, पोप होते थे, उनके द्वारा भी निम्न वर्ग से ही कर लिया जाता था, उच्च वर्ग से कर नहीं लिया जाता था। उच्च वर्ग को तो कोई समस्या नहीं थी, निम्न वर्ग ज्यादा परेशान था। तो जैसे ही खजाना खाली होता था, निम्न वर्ग पर कर बढ़ा दिया जाता था। कर देते देते लोग परेशान हो गए और आंदोलन के लिए खड़े हो गए। अब आता है अगला, उदारवादी क्या है? उदारवादी लोग ऐसे लोग थे जो कि नई सोच वाले थे, अर्थात नई विचारधारा वाले लोगों को ही उदारवादी लोग कहते हैं। ये क्या चाहते थे? राष्ट्रतंत्र की समाप्ति और लोकतंत्र की स्थापना के साथ साथ सभी को समानता का अधिकार दिया। जबकि रूढ़िवादी लोग कौन थे? रूढ़िवादी लोग थे कि पुरानी सोच के आधार पर ही ये काम करना चाहते थे, अर्थात इनकी पारंपरिक सोच थी राष्ट्रतंत्र और जैसे उच्च वर्ग और निम्न वर्ग है इसी प्रकार होना चाहिए। जबकि उदारवादी और रूढ़िवादी दोनों एक दूसरे के विपरीत थे। इनकी सोच थी नई विचारधारा, इनकी पुरानी विचारधारा नारीवाद। तो देखिए, पुरुषों का तो उस समय कोई विशेष, खासतौर पर निम्न वर्ग के लोगों का कोई विशेष अधिकार भी नहीं थे उनको, जबकि उच्च वर्ग के लोगों को विशेष अधिकार भी प्राप्त थे। तो महिलाओं की दशा तो बहुत ही शोचनीय थी। तो महिलाओं के लिए भी आंदोलन चलाया गया। क्या कि नारीवाद से मतलब होता है कि स्त्री पुरुष की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक समानता के सोच के आधार पर उनके हितों और अधिकारों का बोध कराना ही नारीवाद होता है। जब फ्रांस की जनता लगातार आंदोलन कर रही थी, लुई 16वां भी भयभीत होने लगा, क्योंकि जनता पर जब ज्यादा शोषण होता है तो निश्चित है एक सहनशीलता होती है। वो सहनशीलता पूरी भर चुकी थी, अर्थात कह सकते हैं लोगों को सहन करने की हद पूरी हो चुकी थी। इस कारण से लुई 16 के खिलाफ लगातार आंदोलन चल रहे थे। आंदोलन जब बार बार हुए तो निश्चित है लुई 16 की शासन व्यवस्था का अंत होगा, अर्थात पूर्व वंश का शासन समाप्त हुआ। इसके बाद आते हैं तुरंत बाद नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म 1769 को कोर्सिका द्वीप के अजासिया नगर में हुआ। तब 1769 को ये भी बचपन से ही अपने माता पिता से लुई 16 के पराजय के कारण लुई 16 के बारे में, फ्रांस की जनता के बारे में सुना करता था, तो इसके अंदर भी राष्ट्रभक्ति की भावना जागृत होने लगी। तो इसने भी फ्रांस में जनता को एक समान अधिकार लाने के लिए आंदोलन किया और उसे लोगों का सहयोग भी मिला। फ्रांस की अधिकतर जनता नेपोलियन बोनापार्ट के सपोर्ट में थी। जब 1804 में फ्रांस का शासक बना कौन? नेपोलियन बोनापार्ट 1804 में जब फ्रांस का शासक बना तो फ्रांस के शासक बनने के बाद उसने कई अच्छे काम किए, लेकिन धीरे धीरे समय गुजरता गया
तो कई ऐसे पड़ोसी राज्य थे, पड़ोसी देश थे कि उनके ऊपर आक्रमण शुरू कर दिया। और इनका मतलब क्या था? नेपोलियन बोनापार्ट का मतलब यही था साम्राज्यवाद को बढ़ाना। लेकिन कुछ पढ़े लिखे लोग थे तो उनके मन में विचार आया कि नेपोलियन बोनापार्ट हो सकता है कि साम्राज्यवाद को बढ़ा करके फिर से राजतंत्र को ना लाए। अर्थात यूरोपीय देशों में लगातार जो आंदोलन हो रहे हैं वो आंदोलन थे राजतंत्र को हटाने के लिए, लेकिन इसकी सोच वास्तव में ही नेपोलियन बोनापार्ट की सोच बदल चुकी थी। अब समय के गुजरते कि फिर से लोकतंत्र की स्थापना करना, राजतंत्र की स्थापना करना चाहता था, लोकतंत्र को हटा कर। तो वास्तव में पूर्णतः लोगों को अधिकार नहीं मिले थे, कुछ अधिकार मिले थे नेपोलियन के समय, लेकिन पूर्णता से स्वतंत्र नहीं हो पाए थे। तो कई देशों ने, क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट बहुत ही शक्तिशाली था, कई देशों को की सेनाओं को हरा भी चुका था, किसी देश के अकेले लड़ने की हिम्मत नहीं थी कि नेपोलियन बोनापार्ट को हरा। तो क्या हुआ, कुछ राष्ट्र मिले, कौन से? ब्रिटेन, रूस, प्रूसिया और ऑस्ट्रिया। ब्रिटेन पर भी उसने आक्रमण किया, लेकिन क्या है कि ब्रिटेन की नौसेना इतनी ताकतवर थी कि नेपोलियन बोनापार्ट को अर्थात देश की सीमा के अंदर नहीं जा पाया, उनको पराजित नहीं कर सका। तो देखिए, ब्रिटेन, रूस, प्रूसिया और ऑस्ट्रिया जैसे देश आपस में मिलकर के नेपोलियन के ऊपर आक्रमण किया। ये आक्रमण 18 जून 1815 में नेपोलियन को हरा करके कहां पर? वाटरलू के मैदान में। वाटरलू का युद्ध, ध्यान रखना ऑब्जेक्ट में, 18 जून 1815 में वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन बोनापार्ट को हारा और नेपोलियन का शासन यहां से समाप्त। अब आता है वियना कांग्रेस, जब नेपोलियन का अंत हुआ। तो नेपोलियन के अंत होने के बाद फ्रांस में फिर से वही रूढ़िवादी, जो हमने आपको बताया था, रूढ़िवादी विचारधारा वाले लोगों ने और ब्रिटेन, रूस, प्रूसिया और ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर के उनकी सोच के आधार पर ही फिर से गणराज्य की स्थापना की गई और नई रूढ़िवादी व्यवस्था को फिर से शुरू किया गया। अर्थात वही राजतंत्र, रूढ़िवादी व्यवस्था जो थी या रूढ़िवादी जो लोग थे वो राजतंत्र चाहते थे, लोकतंत्र नहीं चाहते। ठीक है, इतना ही। और अगला वीडियो में आपको, मतलब इससे आगे वाला वीडियो में आपको पहले, ठीक, धन्यवाद।